टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। पूर्व में हुई राजा राम हत्याकांड को लेकर हालात उस वक्त बिगड़ गए जब पुलिस प्रशासन ने पूर्व लॉयर्स अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश तिवारी को पूछताछ के नाम पर नवाबगंज थाने में बैठा लिया। फिर सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने पहुंच गए और राकेश तिवारी के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करते हुए थाना परिसर का घेराव किया है। और साथ ही कानून हम ही जानते हैं, उन्होंने कहा, कचहरी हमारी है जैसे गगनभेदी नारों से पूरा थाना परिसर गूंज उठा। फिर प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मामले में आरोपी को पकड़कर लाने वाले पुलिसकर्मी अब कचहरी परिसर में प्रवेश न करें। फिर अधिवक्ताओं का आरोप है कि हत्याकांड के मामले में राकेश तिवारी का नाम जबरन हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्ष 2021 में एनआरआई सिटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें कि तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना हुई। और विवेचना में जो शूटर थे उनको जेल भेजा गया और जो भी आरोपी थे उसमें उनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया गया। जो मृतक थे उनके पुत्र के द्वारा अप्रैल माह में एक एप्लीकेशन दी गई थी, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा तकरीबन 1-2 महीने पहले एक एप्लीकेशन पुनः दी गई और इस विवेचना से असंतुष्टि जाहिर की गई और उनके द्वारा कहा गया कि इसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य साजिशकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस क्रम में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए और अग्रिम विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए, जिसमें कि एक अधिवक्ता हैं यहाँ के श्री राकेश तिवारी जी, उनको पूछताछ के लिए, और साथ में अन्य जो नाम प्रकाश में आए हैं उनको पूछताछ के लिए थाने में लाया गया है। किसी की कोई गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, सिर्फ पूछताछ चल रही है जो विवेचना का एक भाग है। सर, कितने लोगों को आज उठाया गया, कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? 3 लोगों से पूछताछ हो रही है। इसमें अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूछताछ है। ये एफआईआर पहले ही पंजीकृत थी जिसमें चार्जशीट लगी थी। ये अग्रिम विवेचना के क्रम में। कौन है, क्या व्यापारी हैं या जो है? हाँ, 2 व्यापारी, ये एनआरआई सिटी के डायरेक्टर हैं। नहीं, इसमें ये बेसिकली विवेचना का भाग है। चूंकि वो अधिवक्ता है इसलिए उनके समर्थक में जो अधिवक्तागण हैं वो आ गए हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी हमने उनको एक मौका दिया है कि जो हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो उनको काउंटर करें। अगर वो काउंटर कर लेते हैं, वो अपने तथ्य रख देते हैं और उनके तथ्य प्रबल होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें डाउट क्रिएट होता है या उसमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो इशारा करते हैं कि ये उस साजिश में रहे हैं या इनका किसी तरह से रोल रहा है, तो फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। घंटों की पूछताछ के बाद क्या रिपोर्ट है? नहीं, अभी तो चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। अभी इतनी जल्दी हम उस निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे जब तक कि पूरी पूछताछ पूरी न हो जाए। सर, कोई शूटर पकड़े गए क्या? नहीं, कोई शूटर पहले पकड़े जा चुके थे। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में रविवार तड़के एक बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया और राहगीरों ने बैंक के अंदर से काला धुआं और आग की लपटें उठती देख 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने पहले शटर तोड़ा, फिर खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बैंक के कर्मचारी और शाखा प्रबंधक भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कल्याणपुर की शाखा प्रबंधक निहारिका सिंह चौहान के अनुसार शनिवार को बैंक सामान्य रूप से खुला था और शाम करीब 5 बजे कामकाज खत्म होने के बाद वहां पर गार्ड तैनात नहीं था। सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसे सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसा कि आपको बता दें कि कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें कि बैंक के प्रबंधक का कहना है कि जो बैंक में दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो गए और हालांकि जो नकदी थी वो जल नहीं पाई है। बैंक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा कल्याणपुर, मैं शाखा प्रबंधक निहारिका सिंह चौहान। मुझे 4:45 बजे यहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। 5:15 तक बैंक के सारे कर्मचारी उपस्थित हो गए थे। पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहले से आ गई थी। उन्होंने बैंक कर्मचारियों के आगे ही ताला खुलवाया और आग बुझाई। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बैंक का कैश और नकदी सब सुरक्षित है, बाकी कुछ दस्तावेज जल गए हैं, वो इसमें जरूर है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बोलेरो की टक्कर से ऑटो सवार युवक की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां सुबह घने कोहरे के चलते एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से पुवाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने थाना पुवाया क्षेत्र के ग्राम बरौनी निवासी 45 वर्षीय मिथुन को मृत घोषित कर दिया और साथ ही वहीं चालक रंजीत और वीरपाल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भैया क्या नाम है आपका, क्या हुआ? अंकित कुमार। कहाँ रहते हैं आप? हम त्रिभुवन रहते। पूरी बात बताइए, क्या हुआ? एक्सीडेंट ये महुआ के पास हुआ। आगे से बोलेरो वाली गाड़ी थी, उसी ने टक्कर मारी। हम लोग बीच में थे, बाकी 3 बंदे आगे थे। ऑटो अपनी साइड में था, आराम से आ रहे थे धीरे धीरे। तो वह सामने सवारी पीछे से? हाँ, सामने से हमारी। कितने लोग सवार थे ऑटो में? ऑटो में 6 लोग। 6 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे? शाहजहांपुर से। वापस घर जा रहे थे? हाँ, कमाने आ रहे थे। सोनभद्र में वन विभाग की खाली जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। यह घटना बीते शनिवार ओबरा थाना क्षेत्र के भलुआ टोला स्थित पानी टंकी के पास हुई है, जहां समुदाय विशेष के लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। जानकारी मिलने पर हिंदू पक्ष के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और तनाव बढ़ गया और साथ ही समुदाय के विशेष लोग पहले से बने चबूतरे पर डी बाबा के मंदिर के बगल में कब्जा करने का प्रयास करने लगे। भाजपा ओबरा मंडल उपाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि यह विवाद डी बाबा मंदिर के निर्माण को लेकर शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों में मदरसा चलाया जा रहा था। विकास सिंह के अनुसार यदि प्रधानमंत्री आवास में मदरसा संचालित हो रहा है और बाहरी छात्र प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या वन विभाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। भाजपा ओबरा मंडल उपाध्यक्ष नित्यानंद दुबे ने बताया कि यह भूमि सार्वजनिक और वन भूमि है। स्थानीय लोगों के निर्माण का विरोध किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वन भूमि पर आवास स्वीकृत होने पर भी सवाल उठाए हैं और दुबे ने इसे जांच का विषय बताते हुए जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि संचालित मदरसे में 1 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। हालांकि उनके आने जाने के समय जानकारी किसी को नहीं है और कुछ बच्चे यहीं रहते हैं और खेलते हैं, जबकि कुछ स्थानीय बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं। उधर नहीं देखना है दोनों लोगों को, ठीक है? अपना परिचय बताइए और आज एक विवाद सामने आया है जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ओबरा का ही मामला है, क्या बात थी, क्या बात? मेरा नाम विकास कुमार सिंह, मैं मंडल उपाध्यक्ष भाजपा से हूँ। आज दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। जैसा कि हमें मालूम हुआ, ओबरा थाना के अंतर्गत ये घटना भलुआ टोला का है, जिसमें एक पक्ष हिंदू, दूसरा पक्ष मुसलमान है। और वहाँ विषय ये कि वहाँ डी बाबा का मंदिर बन रहा था। डी बाबा के मंदिर बनने के उपरांत कुछ कथाकथित लोगों को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में कुछ वाद विवाद हुआ और बड़ा तनाव का माहौल बन गया। और दोनों पक्ष को थाना प्रभारी नहीं थे, चौकी इंचार्ज जी ले आए यहाँ पर। यहाँ बातचीत हुई और कथाकथित लोग ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर में वहाँ पर मदरसा चल रहा है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। अगर ये हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये स्थलीय जांच का विषय है। इस पर जिला अधिकारी जी से मेरा कहना है इस पर तत्काल
इस प्रकरण को संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करें। ये माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ये चला रहा मदरसा बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर जब वन विभाग की भूमि है तो यहाँ पर कैसे आवास पास हो गया, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक जांच का विषय है, इस पर स्थलीय जो अधिकारी हैं जांच करेंगे, सामने आपके तथ्य आएगा। इसमें आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है स्थलीय जांच हो और क्या मदरसा प्रधानमंत्री आवास के अंदर मदरसा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, और बाहरी लड़के प्रशिक्षण करने के लिए आ रहे हैं, सुनने हमारा कथाकथित लोग ने बताया तो गलत हो रहा है। इससे स्थलीय जांच हो, उस स्थलीय जांच बने, ऐसी टीम बने, मेरी यही मांग है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं क्या बात। मैं नित्यानंद दुबे हूँ। मैं ओबरा मंडल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आज एक भलुआ टोला में पानी टंकी के पास डी बाबा मंदिर के बगल में कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ के बगल के लोगों को विरोध किया गया। यह भूमि सार्वजनिक भूमि है और वन भूमि है, और उसी को लेकर के दोनों पक्ष में विवाद की स्थिति बनी हुई है। और आज मामला ये सामने आ रहा है कि वहाँ पे एक अवैध मदरसा भी संचालित किया जा रहा है, और वहाँ पे लोग बाहर के लोगों को प्रशिक्षण भी किया जा रहा है जो समाज विरोधी। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की भी बात सामने आ रही है, जो कि वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि वहाँ वन विभाग की भूमि है, और आखिर ये प्रधानमंत्री आवास का क्या मामला है? वहाँ वन भूमि है भाई साहब, तो वन भूमि है तो वहाँ आवास का निर्माण तो होगा ही नहीं, न होना चाहिए। और अगली बात कि आवास पास हुआ कैसे, ये तो जांच का विषय है। आवास अगर पास हुआ है तो इसमें जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाए वहाँ पे। और वहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। वहाँ का हिंदू परिवार आए दिन पलायन कर रहा है, और वहाँ बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ भलुआ टोला में स्थानीय और अभिलेखी स्थलीय जांच कराए, और वहाँ से अवैध तरीके से जो भी अगर अतिक्रमण कराया गया तो अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी जमीन खत्म हो। बच्चे आते हैं पढ़ने? सर हमारे करीब से तो 16-15 बच्चे आते ही हैं। कितने बजे आते हैं? जी सर ये हमें टाइम तो नहीं पता है कितने बजे आते हैं। हम चले जाते हैं ड्यूटी। ड्यूटी से आते हैं तो मदरसा का बच्चा कुछ यही रहते हैं, खेलते भी हैं। जी यही अपना कुछ बसर पास कर रहे हैं। अच्छा। कुछ घर जाते हैं, कुछ घर से भी आते हैं। अच्छा, कब से ये देख रहे हो इसको? सर हमने हो गया कि 2.5-3 महीना। अच्छा। जी सर। खबर सीतापुर से है, जहां रेलवे ट्रैक पर महिला ने की आत्महत्या। मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मृतका की पहचान छोटकनी निवासी राज करनाई के रूप में हुई है। महमूदाबाद से सीतापुर आ रही मालगाड़ी से हुआ हादसा। गांव में मचा हड़कंप, मातम का माहौल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जनपद के बिस्वा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में जमीनी पैमाइश के बाद कटरी में चली ताबड़तोड़ गोलियां और साथ ही लाठी और भाला। एक पक्ष के 2 लोग घायल, एक व्यक्ति के लगी है गोली और दूसरे पक्ष को लगा है भाला। दोनों की हालत गंभीर। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। घायलों का आपको बता दें, घायलों का प्रार्थना पत्र लेने से पुलिस ने किया इनकार। घंटों से कोतवाली में तड़प रहे घायल, ना प्रार्थना पत्र लिया गया और ना ही घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए भेजा है। दातागंज कोतवाली के नौनी टिकन्ना गांव का पूरा मामला। हाँ नापने के लिए। लेखपाल लेखपाल और 2 जने पुलिस वाले थे। अच्छा। तो हमारा खेत भी नापा उन्होंने मौके पे, और हम खाली हाथों गए थे। हम सब लोग अपने खाली हाथों खेत नपवाने के लिए खाली हाथों गए थे। उन्होंने कहा अपना खेत का कब्जा करो, मैंने नाप दिया खेत तुम्हारा। ठीक, तो हमने अपने खूंटे हटाए और अपने मेड़ पे बैठ गए। ये सोमेंदर, नरेंद्र, उनके 3 लड़के, 5 लोग जे गए थे, जे अपने तमंचा और भाला। अच्छा, गोली चलने वाला क्या मामला है? कितने लोग घायल हैं? घायल 1 जना घायल है, 2 जने घायल हैं। एक के 2 भाले लगे और एक गोली लगी है। अच्छा, आपके कौन हैं? क्या घटना हुई है? कल लड़ाई हुई थी, मेरा खेत छिन गया था, तो मेरे हाथ पे लाठी भी लग गई थी और उन्हें गोली भी चलाई थी, तो उनकी गोली लग गई है। किसके? सलीम भाई की। और मेरे पापा के भाला मार दिए 2 ठिया।
जब झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? मेरा खेत घेर लिया था, मैंने खुटा उखाड़ दिए उनने, पुलिस वाले ने सामने। तो फिर आए थे वो जिद में, तो उन्होंने मेरे पापा की छुरी भी दिखाई एकदम में, ये झगड़ा सीने पे छुरी भी धर दी। ये झगड़ा हुआ कहाँ था? खेत में हुआ, कुटरी पे। कौन सी जगह? नौनी टिकन में। जाके लगी है जी। जो इनका खेत नपने गया था, वो अपने खेत की मेड़ पे बैठे हुए थे। अच्छा। बस उन्होंने आके लाठीबाजी चलाई, भाला लेके आए थे, वो तमंचा भी लेके आए थे, और नेकपाल भी आई थी, टीम भी आई थी, साथ में आई थी। अच्छा। जो कि इनका ना पर गए थे, उनका वो इनके खेत में अवैध कब्जा कर अच्छा, कौन सी जगह गोली चली, कौन सा एरिया था, कहाँ पे? जो नौनी टिकन्ना का खाम की जंगल थी। अच्छा। गंगा किनारे थी, वो नदी के पास। अच्छा। घायलों को इस समय कहाँ भर्ती कराया गया, क्या? अभी इस टाइम तहसील सरकारी हॉस्पिटल में CSC डॉक्टर्स में। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी, मैं नौनी टिकन्ना का, मेरा नाम फिरोज है। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर नगर में रघुवीर लाल पुलिस आयुक्त कानपुर नगर द्वारा थाना पर चकेरी और साथ ही निरीक्षण के दौरान महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्रवाई को लेकर महिला हेल्प डेस्क एवं एंटी रोमियो टीम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी थानों द्वारा महिलाओं को शिकायतों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाकर निरंतर प्रभावी कार्रवाई भी की जाए। कानपुर नगर में एक माह में थाना चकेरी, हनुमंत विहार, स्वरूप नगर आदि क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं का अनावरण हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत CCTV कैमरों के माध्यम से कार्रवाई की गई और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर वहां पर सक्रिय वाहन चोरी गिरोह का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल वाहनों की आपको बता दें पार्ट्स और चेनसेस, इंजन व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। घटना अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान व अन्य शिकायत कार्रवाई की जी। विगत एक माह में कानपुर शहर में कई गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसमें थाना चकेरी है, हनुमंत विहार है, स्वरूप नगर है और फतेहपुर में भी कुछ गाड़ियां चोरी हुई थी, जिसकी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें थाना चकेरी में बैक टू बैक 2 अपाचे लिफ्ट हुई, जो कि बहुत ही एक गैंग, हमें लगा कि कोई एक पर्टिकुलर गैंग है जो इस तरीके से घटनाएं कर रहा है और बैक टू बैक गाड़ियाँ उठा रहा है। हमने फिर इसमें जो स्मार्ट सिटीज़ के कैमरे हैं, ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो लगाए गए कैमरे हैं, इसको हमने फिर खंगालना स्टार्ट किया और टीम को एक बहुत अच्छी लीड मिली और उस लीड के बाद जो कैमरे में हमने उसको पीछा करते गए। उसके बाद पूरा गैंग जो है इसमें वर्कआउट हुआ। इसमें जो मेन एक्यूज है, जो गाड़ी लिफ्ट करता था और लिफ्ट करने के बाद उसको आगे हैंडओवर करता था, उसका नाम है सत्यम सैनी। इसकी उम्र लगभग 20 साल है और ये जनपद फतेहपुर का रहने वाला है। एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, स्वास्थ्य हॉस्पिटल, इसमें ये वार्ड बॉय का काम करता है। मुख्य इसका जो पेशा है वो चोरी का है और जो हमें इससे पूछताछ में मालूम चला, ये चोरी करने के बाद गाड़ियों को हैंडओवर करता है। ये गाड़ी जब ये चोरी करता था, इसको एक बालाचारी को हैंडओवर करता था। वो बालाचारी फर्दर इसको फिर सचिन यादव, ये भी फतेहपुर का रहने वाला, इसको हैंडओवर करता था और फिर सचिन यादव फतेहपुर में ही एक कबाड़ी है, उसको कबाड़ी को ये गाड़ी बेच देता था। कबाड़ी कई बार गाड़ियों को काट के वो फिर फर्दर उसके इंजन, चेचिस और जो पार्ट्स हैं उसको सेल करता था। कई बार अगर कस्टमर मिल गया तो उसको साबुत भी वो बेचने का प्रयास करता था, बेचता भी था। इसमें टोटल गैंग में टोटल 4 लोग हैं इंक्लूडिंग कबाड़ी, तो चारों पकड़े गए हैं। 2 बालाचारी हैं और 2 जो नाम मैंने बताए, और इनके पास से टोटल 4 साबुत गाड़ी मिली है। साथ में 3 गाड़ियां जिनके पार्ट्स मिले हैं, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, नंबर प्लेट्स जिनसे ट्रेस हुए हैं, ये मिले हैं। कुछ गाड़ियों के कागजात भी मिले हैं और जो पिछले 1 माह में इन लोगों ने बैक टू बैक कई गाड़ी चोरी की घटनाएं की थी, पूरी घटना का इसमें अनावरण हुआ है। पूरी घटना
बहुत ही अच्छे तरीके से टीम ने हमारी वर्कआउट किया है और इसके लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दे रहा हूँ। सर, जिन लोगों को गाड़ी बेचते थे क्या उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी जो चोरी गाड़ी खरीदते थे? देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि जो इसमें मुख्य जो आरोपी है सत्यम सैनी, ये सत्यम सैनी चोरी करने के बाद फर्दर उसको सेल करता था। एक बाल अपचारी है और बाल अपचारी फर्दर उसको फिर सचिन यादव को सेल करता था। तो इसमें जो भी इनके लिंकेजेस हैं हमने ट्रेस कर लिए हैं। इसके अलावा अगर गैंग में और भी कोई मेंबर है जो कि इनसे जुड़ा हुआ है और गाड़ियों की खरीद फरोख्त में, चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त में शामिल है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। क्या सर इनके खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज हैं चोरी के? देखिए, टोटल अभी हमने 4 मुकदमे इनसे लिंकअप किए हैं और 4 मुकदमे ठीक ठाक क्वांटिटी होती है और जो दर्शाता है कि इनका एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है और इस नेटवर्क के तहत ही इन लोगों ने इतनी घटनाएं की हैं। और अब इसमें हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे ताकि इनकी आगे जो हिम्मत है इस तरीके की घटनाएं करने की। सर, लगभग कितनी गाड़ियां अब तक चोरी कर चुके हैं और किन किन जगहों पे इन्होंने चोरी करी है? देखिए, अभी तक जो भी हमने इनसे पूछताछ किया है, अभी तक इन लोगों ने 7 जो गाड़ियां चोरी की उसके बारे में इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। बाकी अभी हम इनके CDR को भी एनालिसिस करेंगे और इनके मूवमेंट जो हमारे स्मार्ट सिटी के कैमरे, ऑपरेशन किरेत के कैमरे हैं, उससे भी हम देखेंगे कि शहर में जहाँ जहाँ पे चोरी की घटनाएं हुई हैं, अगर उनके पास इनका अगर प्रेजेंस रहा है तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट जरूर इसमें होगा। तो ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के चर्चित अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को नवाबगंज पुलिस ने राजाराम हत्याकांड के मामले में हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथ ही नवाबगंज थाने पहुंचे, जहां तनावपूर्ण माहौल बन गया और साथ ही पुलिस हालात में नजर आई है और साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है लगातार। पिरान कलियर में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नशे के खिलाफ किया गया एक संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनीता भारती ड्रग्स इंस्पेक्टर व डॉक्टर सुधीर कुमार ने मेडिकल स्टोर संचालकों को किया है जागरूक कर रहा और साथ ही कहा कि नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। और साथ ही वहां पर अनीता भारती ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि बच्चों से दवा बिकवाने वाले स्टोर स्वामियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। भी हमारे एडीसी सर द्वारा ये बताया गया है मेनली, और केमिस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई, जिसका मेन उद्देश्य यही रहा है कि जो है जितनी भी नार्कोटिक दवाएं हैं जो लगातार शिकायतें मिलती है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए और कैसे फार्मेसिस्ट को अपने दुकान का संचालन करना है। इसी के तहत आज हमारे द्वारा यहाँ पे जो है कुछ रजिस्टर जो कि नार्कोटिक दवाएं जिसमें मेंशन की जाती हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो ड्रग इंस्पेक्टर हरीश द्वारा वो सारा निर्देश दिया गया था इनको कि कैसे रजिस्टर बनाना है, और एसोसिएशन द्वारा वो सारे रजिस्टर बनवाए गए और हमारे द्वारा उन्हें ये समझाया गया कि आप लोगों को रजिस्टर में सारी दवाइयों का विवरण जो है नोट करना है और सही तरीके से नार्कोटिक दवाइयाँ और उसके अतिरिक्त जो भी लाइफ सेविंग ड्रग आती है उनका दुरुपयोग होने से बचाना है और उनको सही तरीके से वितरण करना है। मेडिकल स्टोर जो लाइसेंस हम लोग देते हैं उसमें हर प्रकार की दवाई बेची जा सकती है, बट शर्तें होती हैं कौन दवा कैसे बेची जानी है। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बिना पर्चे के आप लोग दे सकते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं, कॉमन ड्रग्स। बट ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं इसके लिए पेशेंट जो है पहले डॉक्टर को दिखाएगा, उसके बाद अपना पर्चा लेके मेडिकल पे जाएगा और मेडिकल को दिखाने के बाद ही वो अपना पर्चा
जो है वो दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। पर कुछ लोग जो है वो बिना पर्चे के दे देते हैं, अपना ज्ञान जो है अधूरा ज्ञान है और किसी को कुछ भी दे दी, उसके चलते काफ़ी शिकायतें आती थी। तो आज जो है यहाँ पे पुलिस एसोसिएशन जो यहाँ पे पुलिस थाना कलियर भी यहाँ पे उपस्थित रहा है और हमारे एडीसी यहाँ पर और ड्रग इंस्पेक्टर पूरा जो है एसोसिएशन यहाँ पे रहा है बिल को लेके। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना बिल के दवाइयाँ दे देते हैं, जबकि नारकोटिक दवा है, अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसका बिल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे दी, क्यों दी, किसे दी, यही तो मेन पर्पज़ है कि हमें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको नारकोटिक श्रेणी में आने वाली सभी दवाइयों का सही तरीके से वितरण करना है और किसी को भी बिना पर्चे के नहीं देनी है। रानकलीर में जो कार्यक्रम था केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया था। केमिस्ट एसोसिएशन को थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए और जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके निस्तारण के लिए, प्रॉपर निस्तारण के लिए उनको समझाया गया और साथ ही जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। हाँ, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये एक तरीके से आप समझिए कि शॉर्ट ट्रेनिंग टाइप का प्रोग्राम है जो हम अपने केमिस्टों को देते हैं। उनको नए रूल रेगुलेशन जो आ रहे हैं किस तरीके से उनको करना है वो सब उनको उसमें समझाया जाता है। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा रामलीला मंच में हनुमानगढ़ी मंदिर के भक्तों ने पूजा अर्चना करने के बाद सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ किया है और साथ ही क्षेत्रवासियों के साथ किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल, सभासद जितेंद्र कुमार पांडे, मुकेश जोशी, समिति अध्यक्ष खुशहाल सिंह रावत, महासचिव पूरन चंद्र पांडे, पूर्व सभासद दीपक कुमार भोलू समेत समिति के तमाम सदस्य व महिलाएं मौजूद रहीं। सितारगंज कोतवाली परिसर में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोतवाल सुंदरम शर्मा ने क्षेत्र के समस्त गणमान्य व्यक्तियों एवं क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। गोष्ठी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दें कि बढ़ रहे अपराधों को लेकर गंभीरता के साथ चर्चा की गई। विशेष रूप से स्मैक, शराब, चरस और गांजे जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री व सेवन पर रोक लगाने को लेकर जबरदस्त वार्ता हुई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण तभी संभव है जब पुलिस और जनता मिलकर कार्य करे। इस गोष्ठी में सभासद, ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नशा मुक्ति समाज की दिशा में प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है और कहा कि हम हर तरीके से आपका सहयोग करेंगे। गोष्ठी का उद्देश्य क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने और पुलिस जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा है। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा के ग्राम दमगढ़ा में प्रशासन की कथित मिलीभगत से 120 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल ट्रैक्टरों से रौंद कर नष्ट किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है और साथ ही आपको बता दें पीड़ित जमींदार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के कोर्ट के आदेश पर हवाला देकर जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस कोर्ट का आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह गलत मामले में संबंधित है और इसका इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। पीड़ित ने प्रशासन पर कब्जा लगाने का आरोप लगाते हुए साजिशन कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन मीडिया से दूरी बनाता नजर आया। किसी भी अधिकारी ने अब तक आधिकारिक बयान दिया ही नहीं है। सम्मानित पत्रकारगण, हमारे सीनियर अधिवक्ता और अधिवक्ता साथी हमारे जिनके साथ घटना घटी है, युवराज भाई हमारे, मेरे पास कॉल जब वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है, मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रौंदने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है। तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। वहाँ के एसएचओ जो थे देवेंद्र गौरव, हमने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एसडीएम साहब का कोई आदेश है और हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं था। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे हम, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन
का जो भी कोर्ट का आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है और ऐसे जो खटीमा की ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर करा जाएगा तो खटीमा तो उजड़ जाएगी। आज कोई दूसरा साथी आदेश ले आएगा, कल दूसरा साथी ले आएगा, कल तीसरा साथी ले आएगा, यहाँ तो भगदड़ मच जाएगी। और एक बार किसी के मुंह में खून लग जाएगा वो तो सबको रौंद देगा। तो हमने महोदय से, वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जांच करानी है कि इसके पीछे का अंतिम व्यक्ति कौन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, सेटलमेंट की बात करी है, जमीनों की चकबंदी की बात चल रही है, और एक तरफ कुछ लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो सेटलमेंट की जगह अगर इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जो लोग उस जमीन के हिस्सेदार थे वो सेटलमेंट में आ जाते, बंटवारे में आ जाते। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो असली मालिक को तो आने चाहिए जिसके नाम पर जमीन का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आया हुआ है, वो लोग कहाँ पर है। और जो इसका असली मालिक जो जिसके पास आदेश है वो व्यक्ति तो होना चाहिए यहाँ पर मौके पे, जिसके नाम पर जमीन छूटी हुई है। ये कैसा राज तलवार है, मेरे फादर का नाम किरण तलवार है, मैं अशोका फार्म बगुलिया का रहने वाला हूँ। आज सवेरे 8 बजे, 7:30 8 बजे बगैर मेरे को बताए हुए, बगैर गांव वालों को बताए हुए एसडीएम साहब अधिकारियों के साथ और पुलिस वालों के साथ मेरे खेत में आए, मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया और 15 ट्रैक्टर लेके आए जो भूमाफिया लोग थे, बलविंदर काला, कश्मीर से 3-4 और अंदर मेरे खेत में आए और मेरी खड़ी गन्ने की फसल और लाई की फसल और गेहूं की फसल जोत दी। मेरे को जब मैंने पूछा कि मुझे कुछ ऑर्डर दीजिए, मुझे कुछ आप समन दीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए कि आप किस हैसियत से ये कर रहे हैं, उन्होंने बोला आपका हाई कोर्ट का एक केस था उसमें से स्टे खारिज हो गया है। तो मैंने कहा वो जो स्टे खारिज हो गया है, जो हाई कोर्ट बोलेगी मैं उसका पालन करूंगा। उस स्टे खारिज होने में कहाँ लिखा था कि आप एक खड़ी फसल जोत सकते हैं? मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को, मेरे परिवार वालों को, मेरे स्टाफ को सब मेरे खेत से बाहर किया और 15 ट्रैक्टर बगैर लाइसेंस के, कट्टा, अनलाइसेंस फायर आर्म सबके पास लेकर अंदर जाके बगैर किसी से बोले हुए, ये प्राइवेट लोग हैं, बगैर मुझे बताए हुए कि ये किसके नाम से, बगैर नंबर प्लेट के जाके उन्होंने सारा मेरा जोत दिया, मेरा 50 लाख का नुकसान किया और मेरे को अंदर खेत में घुसने नहीं दिया। आगे की कार्रवाई मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में जहां पे एसडीएम साहब ने अपना खुद बयान पिछले साल दिया था कि हमारा यहाँ पर कोई पैमाइश पेंडिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, मैं वो लेके वहां पर ही जाऊंगा कि इन्होंने ये पहले बोला था और अब आके पैमाइश के नाम से उन्होंने ना एक फीता डाला, उन्होंने सीधा जोत दिया। मैं ये हाई कोर्ट में लेके मैं जाऊँगा। मैं धामी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, वो हमारे पास मतलब करीबी ही रहते कि अगर उनके एरिया में अगर ऐसा हो रहा है, मैं 60 साल से, मेरा परिवार यहाँ से, हम पाकिस्तान से आए, हम 60 साल से हम हमारे नाम खतौनियों में दर्ज है। हमारे यहाँ पटवारियों की रिपोर्ट है कि जिन लोगों के नाम से ये लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनका ना ये कब्जा था, ना ये यहाँ पे रहते हैं और ये कभी आए नहीं है। तलवार पुत्र श्री महेंद्र प्रताप तलवार, मेरी जमीन खटेमा में भगोलिया ग्राम दमगढ़ा खाली मोमेंट में है। अभी अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उस वीडियो को देखकर मुझे उस वीडियो में ये दिखाया है 20-25 ट्रैक्टर खाली मोमेंट में मेरे खड़े हुए गन्ने पे कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें भू माफिया लोग इन्वॉल्व हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है उत्तराखंड में। और मैं बार बार फोन मिला रहा हूं, मेरा फोन भी थाने में उठाया नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, उच्च अधिकारियों से विनती करता हूं, मेरा ये मामला संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करी जाए। प्रशासन, मैं पुनः कह रहा हूं, प्रशासन द्वारा खुला गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ता हूँ और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष
जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से, अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार है, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह के मिल करके कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के आज ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करेंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन विवाद है उसमें अपना चाराजोई करेंगे। और फसल बर्बाद हो गई है और उस भूमाफिया का मन बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सीडी भी बनाई गई। शक्ति फॉर्म के राजनगर क्षेत्र में अंचल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शक्ति फॉर्म स्थित राजनगर में अंचल फैक्ट्री निर्माण के विरोध में पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच धरना स्थल पर पहुंचे गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमचंद महाजन ने पीड़ित परिवारों का समर्थन करते हुए कहा कि फैक्ट्री को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज ने कहा, हम विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन गरीब परिवारों को उजाड़कर विकास स्वीकार नहीं है। 28 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं मिल पाया है। सरकार, जो भी सरकारें होती हैं उनका काम होता है, क्योंकि हम लोग ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये किसी राजा रजवाड़े का देश नहीं है या मतों के आधार पर वोट डालने के बाद हम लोग सरकार बनती है। हम वोट डालते हैं, सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री होता है तो कोई मंत्री संतरी जो भी बनते हैं सब वोटों के माध्यम से ही होता है। तो जनता की सरकार कहा जाता है। तो मुझे यहाँ बड़ा ये घटना सुनने के बाद, जब मैं प्रहलाद पलसिया में आंदोलन में आया था, समर्थन देने के लिए आया था, उस आंदोलन में मैं भागीदार हुआ, तो वहाँ ही इस घटना के गूंज हम लोगों को हल्की फुल्की सुनाई दी थी। आंचल फैक्ट्री जा रहा है, हमारे लोग जो बसे हुए लोग जो सरकार ने बसाया जिनको, उस जमीन पर जबरदस्ती आंचल फैक्ट्री यहाँ बनाया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आया। जब यहाँ से मेरे हिसाब से सीधा यदि हम नापे तो 500-700 मीटर होगा, 1 किलोमीटर से ऊपर तो होना नहीं चाहिए इस चीज में, पूरब की तरफ से गांव के। तो 1 किलोमीटर पास ही सिटकुल का क्षेत्र है और ऐसे हजारों एकड़, खाली 10-20 एकड़ नहीं, वहाँ मेरे 500-700 हजार एकड़ तो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कोई ना कोई फैक्ट्री है ना कोई कल कारखाने हैं, जंगल ही जंगल है। तो ये चीज़ वहाँ भी बन सकती थी, तो क्यों ज़बरदस्ती ये हमारे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने के लिए फैक्ट्री लगाया जा रहा है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ये जो आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं, इनके पिताजी 2012 में वो मुख्यमंत्री थे। हमारे यहाँ के तत्कालीन नए जीते हुए विधायक जी माननीय श्री किरण मंडल जी के साथ इन्होंने से क्या वार्ता हुई वही जाने, इन लोग आपस में जानते हैं। उन्होंने सीट खाली किया इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के वादे पे, और उसमें सबसे बड़ा काम था ज़मीनों का मालिकाना हक देना, भूमिदारी अधिकार, और इसी समझौते पे उन्होंने सीट छोड़ दी थी और ये मुख्यमंत्री बने थे। मैं भी 15 दिन इस क्षेत्र में प्रचार मैंने भी किया था। आखिरी दिन गया था जिस दिन
प्रशासन के तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को होटल खाली करना पड़ेगा। हम लोग वापस तब गए थे। लोगों ने बड़ी मात्रा में मेरे हिसाब से इस ऐसा बम्पर वोटिंग हमारे लोगों ने, हमारे बंगाली समाज के लोगों ने जो बम्पर वोटिंग की थी और बड़े मतों के अंतर से ये जीते थे। मुझे सरकार, जो भी सरकारें होती हैं उनका काम होता है, क्योंकि हम लोग ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये किसी राजा रजवाड़े का देश नहीं है। या मतों के आधार पर वोट डालने के बाद हम लोग सरकार बनती है, हम वोट डालते हैं, सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री होता है तो कोई मंत्री संतरी जो भी बनते हैं सब वोटों के माध्यम से ही होता है। तो जनता की सरकार कहा जाता है। तो मुझे यहाँ बड़ा ये घटना सुनने के बाद, जब मैं प्रहलाद पलसिया में आंदोलन में आया था, समर्थन देने के लिए आया था, उस आंदोलन में मैं भागीदार हुआ, तो वहाँ ही इस घटना के गूंज हम लोगों को हल्की फुल्की सुनाई दी थी। आंचल फैक्ट्री जा रहा है, हमारे लोग जो बसे हुए लोग, जो सरकार ने बसाया जिनको, उस जमीन पर जबरदस्ती आंचल फैक्ट्री यहाँ बनाया जा रहा है। तो मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आया, जब यहाँ से मेरे हिसाब से सीधा यदि हम नापे तो 500-700 मीटर होगा, 1 किलोमीटर से ऊपर तो होना नहीं चाहिए इस चीज में, पूरब के तरफ से गांव के। तो 1 किलोमीटर पास ही सिटकुल का क्षेत्र है और ऐसे हजारों एकड़, खाली 10-20 एकड़ नहीं, वहाँ मेरे 500-700 हजार एकड़ तो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कोई ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कल कारखाने हैं, जंगल ही जंगल है। तो ये चीज़ वहाँ भी बन सकती थी, तो क्यों ज़बरदस्ती ये हमारे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने के लिए फैक्ट्री लगाया जा रहा है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ये जो आपके यहाँ के जो विधायक जी हैं, इनके पिताजी 2012 में वो मुख्यमंत्री थे। सितारगंज के बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना रहा है। इस मौके पर उपस्थित एडवोकेट मनोरमा गुप्ता ने छात्राओं को दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने, समाज में सही तरीके से रहने और गलत आदतों व उत्पीड़न से कैसे बचा जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अर्चना पाठक ने जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें बेहद खुशी है कि हमारे कॉलेज की छात्राओं को इस तरह की महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक जानकारी दी जा रही है और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज प्रशासन की ओर से जिला विधिक प्राधिकरण और उपस्थित वक्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर एडवोकेट मनोरमा गुप्ता, प्रिंसिपल अर्चना पाठक, मनोज कुमार PLB, अनीता राणा, नीतू कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले जिला प्राधिकरण सेवा समिति के जितने ये टीम वर्क में जो टीम आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये समय समय पर आके हमारे बच्चे को जागरूक करते हैं। इनका आज टॉपिक था दहेज को कहो ना, यानी दहेज के विरोध करने के लिए टॉपिक पर इनके यहाँ से आए हुए एडवोकेट मैडम अनीता, नीतू और मनोज जी, सभी पूरी टीम ने हमारे छात्राओं को जानकारी दी और लास्टली मुझे भी बोला कि आप मैडम इस पे क्या विचार दे सकती हैं। मैंने कहा कि बच्चों, अगर आप जागरूक होंगे तो हम अपने दहेज प्रथा की कुरीतियों को खत्म करने में अपना सहयोग या योगदान दे सकते हैं। इसमें हमारी छात्राएं ने बहुत सारी बातें सुनी और कैसे कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको खुद अपनी उपलब्धियां बनानी पड़ेगी, जैसे पढ़ाई पूर्ण करनी पड़ेगी। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे सशक्त होंगे तभी इसका विरोध कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो घर वाले करेंगे, बैठे हुए रहने से आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। तो इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी काबिलियत को सुधारना पड़ेगा। धन्यवाद जी। मैं अर्चना पाठक, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सितारगंज।
खबर नैनीताल से है, जहां पर सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे जनपद में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन के चलते कोतवाली थाना एवं चौकियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मातहत अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया है। और निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम गार्ड, थाना भवन, कार्यालय व बैरकों तथा हवालात का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत भोजनालय का निरीक्षण कर जवानों हेतु गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए और साथ ही थाने के अभिलेख व लंबित अभियोगों की समीक्षा की गई एवं थाना कार्यालय में नियुक्ति स्टाफ को थाना अभिलेखों के उचित रखरखाव तथा विवेचना अधिकारियों को अभियोग की विवेचना में गुणवत्ता वितरण और साथ ही निस्तारण एवं कार्यप्रणाली में सुधार किए जाने के निर्देश दिए गए। माल मुकदमाती के पुलिंदों का मालखाना रजिस्टर से मिलान करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। असलहा और साथ ही एम्यूनेशन तथा एम्यूनेशन की गिनती भी की गई तथा असलहों को खोलने जोड़ने का अभ्यास व साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज कोतवाली प्रशासन की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं को फल एवं केक वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कोतवाल सुंदरम शर्मा ने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि यदि उन्होंने किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो वह बिना झिझक अपनी मैडम को इसकी जानकारी दे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सितारगंज कोतवाली प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। वहीं विद्यालय की शिक्षिका मोनिका पांडे ने सितारगंज कोतवाली प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज कोतवाली प्रशासन और कोतवाल सुंदरम शर्मा जी के माध्यम से विद्यालय में बच्चों को सामग्री वितरित की गई और उन्हें यह समझाया गया कि जीवन के प्रति गंभीर रहते हुए उन्हें अपने भविष्य को किस प्रकार उज्जवल बनाया जा सकता है। मोनिका पांडे ने आगे बताया कि इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, जिससे छात्राओं को अच्छी और सीख देने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने एक बार फिर सितारगंज कोतवाली प्रशासन एवं कोतवाल सुंदरम शर्मा जी का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया है। मोनिका पांडे, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सितारगंज से। आज यहाँ पर जो है हमारे यहाँ सितारगंज कोतवाली से समस्त स्टाफ आया था, जो कि बच्चों की काउंसलिंग करी। उनने बताया कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस तरीके से चलना चाहिए, रहना चाहिए, और उनके द्वारा यहाँ पर कुछ सामग्री वितरित करी गई, जैसे कि केक दिया गया, चॉकलेट दी गई और फल भी वितरित किए गए। और ये सारे कार्यक्रम हमारी वार्डन जो हैं ललिता कोहली उनकी देखरेख में किए गए और ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।